हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रायंगल और ये मूवी सन 2009 में रिलीज हुई थी। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी जहाज की नहीं है, बल्कि एक ऐसे टाइम लूप की है जहाँ से निकलने की हर कोशिश आपको फिर से उसी जगह वापस ले आती है जहाँ हर कदम पर मौत और एक अजीब रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। मूवी की शुरुआत में हमें एक भेड़ी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को ये कहकर शांत करने की कोशिश कर रही होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक सपने की तरह है। उसके थोड़ी देर बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है और इस महिला का नाम जेस है और जेस के बेटे का नाम टॉमी होता है। दरअसल टॉमी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है। ऑटिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें किसी भी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है और टॉमी के ऑटिज्म की वजह से उसे स्पेशल केयर और अटेंशन की जरूरत होती थी और इस वजह से जेस को टॉमी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। और आज टॉमी एक कलर की बोतल को नीचे गिरा देता है जिसे जेस साफ कर रही थी कि तभी अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है और जब जेस बाहर आकर देखती है तब उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता है और जेस एक बोट ट्रिप पर जा रही होती है। वह उसने बेटे को भी साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बेटा वहाँ पर जाने से मना कर देता है, इसलिए जेस अकेले ही उस बोट ट्रिप के लिए निकल जाती है। और अब जेस जिस बोट पर आती है उस बोट का नाम ट्रायंगल होता है और जब जेस इस बोट पर आती है तब यहाँ पर उसे उसका फ्रेंड ग्रेग भी मिलता है और ग्रेग के साथ वहाँ पर और भी उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो लोग उससे उसके बेटे के बारे में पूछते हैं कि वो साथ में क्यों नहीं आया। तब इस पर जेस कहती है कि दरअसल वो स्कूल गया हुआ है, लेकिन जेस की ये बात वहाँ पर सभी को हैरान कर देती है क्योंकि आज छुट्टी का दिन होता है। उसके बाद भी जेस झूठ बोल रही होती है कि उसका बेटा स्कूल गया है। यहाँ पर ग्रेग जेस से कहता है कि शायद टॉमी किसी स्पेशल स्कूल में जाता है जो कि डेली ही ओपन होता होगा। और अब जेस ग्रेग के एक फ्रेंड से मिलता है जो कि एक मैरिड कपल होते हैं जिनका नाम शैली और डाउनी होता है। शैली अपने साथ अपनी दोस्त हैदर को भी इस ट्रिप पर लेकर आई थी और यहाँ पर हम ग्रेग के एक फ्रेंड जिसका नाम वेक्टर होता है वो भी यहीं पर होता है। यहाँ पर जेस थोड़ी सी अजीब दिख रही होती है। यहाँ पर जेस अपने फ्रेंड ग्रेग से कहती है कि वो थोड़ी थक चुकी है इसलिए वो थोड़ी देर सोना चाहती है और फिर सभी लोग यहाँ से बोटिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद हवा का बहाव अचानक से बंद हो जाता है और इनकी बोट की तरफ एक समुद्री तूफान भी बढ़ रहा था और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल शिप एक बहुत बड़े तूफान के बीच में घिर चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेग कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगते हुए एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करता है जिसमें कि एक लेडी हेल्प मांग रही थी, लेकिन तूफान की वजह से ग्रेग उस लेडी की बात सही से नहीं सुन पाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी वेव उस ट्रायंगल से टकरा जाती है और ट्रायंगल में पानी भर जाता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में बोट पलट जाती है। और इस ट्रिप के दौरान सभी लोगों ने लाइफ सेवियर जैकेट पहन रखी होती है जिस वजह से सभी लोग बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि हैदर कहीं भी नहीं मिल रही होती है और अब ट्रायंगल बोट पूरी तरीके से पलट चुकी थी और ये सभी लोग उस उल्टी हुई नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं और हेल्प के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद इन सभी को एओलस नाम की एक शिप दिखाई देती है और ये सभी लोग उस शिप से हेल्प मांगते हैं। इस ग्रुप को उस बोट के ऊपर कोई एक अनसीन फेस नजर आता है, लेकिन इन्हें उस आदमी का चेहरा क्लियर नजर नहीं आता है और इन सभी को ये शिप स्लो डाउन होते हुए दिखती है और फिर ये सभी लोग उस शिप पर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इन सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये शिप पूरी तरीके से खाली है और सभी लोग इस शिप में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी वेक्टर और डाउनी एक डिस्प्ले के सामने आते हैं जिसमें उस शिप की एक पिक्चर होती है और ये पिक्चर हमें बताती है कि उस शिप का नाम एओलस क्यों है। दरअसल एओलस एक ग्रीक मिथिकल कैरेक्टर होता है जिसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेस को ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी इस शिप पर आ चुकी है क्योंकि ये शिप बिल्कुल खाली होती है, इसलिए अब जेस को और उनके सभी दोस्तों को यहाँ पर फ्रेश खाना भी मिल जाता है और यहाँ पर शिप पर जेस को उसकी कीज भी मिल जाती है। और इससे सैली को ये यकीन होता है कि उसकी फ्रेंड हैदर उस स्टॉर्म में बच गई है और सैली के हिसाब से हैदर भी इसी शिप पर होगी और शायद से हैदर ने ही जेस की कीज को इस शिप पर ड्रॉप किया होगा। और तभी जेस को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन सब का पीछा कोई कर रहा है। और जब जेस ये बात अपने ग्रुप को बताती है तो वेक्टर उस इंसान का पीछा करने के लिए चला जाता है। जेस और ग्रेग भी वेक्टर के पीछे जाते हैं और वो लोग एक रूम के पास पहुंचते हैं और उस रूम का नंबर 237 होता है और इस रूम में एक मिरर होता है जिस पर खून से लिखा होता है गो टू द थिएटर। उसके बाद जेस और ग्रेग थिएटर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर थिएटर की ओर जाते हुए रास्ते में उन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है और फिर वो दोनों
दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद जेस वापस से उस डाइनिंग रूम में आ जाती है जहाँ पर उनकी ग्रुप को फ्रेश खाना मिला था। और अब जेस नोटिस करती है कि वो खाना बिल्कुल सड़ा हुआ है। और यहाँ पर वो ये भी देखती है कि अब शैली और डाउनी उस रूम में नहीं होते हैं। शायद वो दोनों इन लोगों को ही ढूंढने के लिए निकल गए थे। और तभी यहाँ पर हम वेक्टर को देखते हैं जो कि अब बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर जेस का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेस अपने आप को बचाने के लिए वेक्टर के सिर पर लगे हुए चोट को प्रेस कर देती है, जिससे यहाँ पर वेक्टर की मौत हो जाती है। और फिर तभी हमें एक गन शॉट की आवाज आती है और जेस इस आवाज को फॉलो करते हुए उस थिएटर तक पहुँच जाती है। और यहाँ पर जेस को ग्रेग मरा हुआ मिलता है। सैली और डाउनी जेस को बताते हैं मरने से पहले ग्रेग का कहना था कि उसको गोली जेस ने मारी है। और ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान जिसने मास्क पहन रखा है वो सैली, डाउनी और जेस की तरफ भी गोली को शूट करने वाला होता है। और यहाँ पर वो शूटर सैली और डाउनी को मार भी देता है और वह जेस का पीछा करते करते शिप के डेक पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर जेस और उस शूटर के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होती है। और फिर इस फाइट के दौरान जेस उस शूटर के ऊपर ओवर पावर कर पाती है। अब इससे पहले कि जेस उस आदमी के चेहरे से मास्क को हटा पाती, वो मास्क पहने हुए आदमी शिप के रेलिंग से समुद्र में गिर जाता है। और मरने से पहले शूटर जेस से कहता है यू हैव टू किल देम, इट्स ओनली वे टू गो होम। इसका मतलब होता है तुम्हें सभी को मारना ही होगा क्योंकि घर जाने का बस यही एक तरीका है। लेकिन इस टाइम तक जेस के सभी फ्रेंड्स मर चुके थे। लेकिन तभी जेस को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और जेस देखती है कि अभी भी उसका पूरा ग्रुप जिंदा है और वो सभी लोग उस टूटे हुए ट्रायंगल बोट पर चढ़कर हेल्प के लिए इशारा कर रहे हैं। और तभी वो शिप वहाँ पर आकर रुकती है और उनका पूरा ग्रुप उस शिप के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मूवी एक टाइम लूप पर बेस्ड है। और अब यहाँ पर जेस को समझ में आ जाता है कि इस जहाज में उसकी ग्रुप ने और उसने जिसे भी देखा वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही थी। उसके बाद जेस अपने ग्रुप का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो यहाँ पर अपनी चाबियां गिरा देती है और बाद में यही चाबी ग्रुप को मिलती है। और हमने पीछे मूवी में देखा था कि यही चाबी जब सैली को मिलती है तब सैली ने कहा था कि शायद से इसे हैदर ने ड्रॉप किया होगा और सैली ने ये भी कहा था कि शायद हैदर जिंदा है। और अब जेस इस ग्रुप का पीछा करते हुए डाइनिंग रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे ग्रुप को काफी ज्यादा फ्रेश खाना दिखता है। और तभी यहाँ पर जेस को लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है और वेक्टर उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि वो पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेस जो थी। और अब यहाँ पर जेस को ये पता चल गया था कि इस शिप पर जो भी घटनाएं हो रही हैं वो लूप के कारण हो रही हैं। और यहाँ पर ओरिजिनल जेस वेक्टर को वार्न करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके बहस के दौरान यहाँ पर वेक्टर एक नुकीले हुक से इंजर्ड हो जाता है और हेल्प मांगने के लिए जेस उस शिप के अंदर भागती है। लेकिन यहाँ पर जेस को उस शूटर की काफी सारी आउटफिट्स और गन्स भी मिलती हैं और जेस को एक जगह बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं जिसमें उसकी ही हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था किल देम ऑल इफ दे बोर्ड। और इनके अलावा जेस को यहाँ पर उसके लॉकेट की कई सारी डुप्लीकेट्स मिलती हैं जिससे वो पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि ये सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और ये लूप में फंसकर भी रिपीट हो रही हैं। अब इस लूप को ब्रेक करने के लिए और सभी को बचाने के लिए जेस एक गन को लेकर अपनी ग्रुप के पास जाती है और यहाँ पर जेस के पहुँचने से पहले पुराने जेस ग्रेग और डाउनी को मार देती है। और अब यहाँ पर पहले की जेस सैली को भी पूरी तरीके से चोट पहुँचाती है और ओरिजिनल जेस सैली को बचाने की कोशिश करती है और सैली शिप के रेडियो रूम में जाकर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है और ये वही डिस्ट्रेस सिग्नल होती है जिसे ग्रेग ने मूवी के स्टार्टिंग में ट्रायंगल बोट पर सुना था। और अब ओरिजिनल जेस सैली के पास पहुंचती है और वो यहाँ पर देखती है कि सैली की सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, नई सैली बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होती है और अब यहाँ पर सैली की डेथ हो जाती है। अब ओरिजिनल जेस शिप की तरफ देखती है और वो देखती है कि उस शूटर को समुद्र में नीचे फेंक रही होती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ओरिजिनल जेस के हाथ में गन होता है और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो मास्क शूटर कोई और नहीं बल्कि जेस की एक और डुप्लीकेट थी। और तभी लूप एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है और ओरिजिनल जेस देखती है कि उनका ग्रुप एक बार फिर से टूटे हुए बोट से इशारे कर रहा है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लूप इन लोगों के मरने से एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि इन लोगों के मरने की वजह से ये टाइम लूप एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। और अब ओरिजिनल जेस इस टाइम लूप को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो वापस से वही सारी चीजें एक बार फिर से करने लग जाती है जिसमें एक शूटर की भूमिका वो खुद ही निभा रही होती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ओरिजिनल जेस ने ही मिरर पर लिखा होता है गो टू द थिएटर और उसी ने ही सैली, ग्रेग और डाउनी को मारा था और वह खुद ही मास्क पहनकर खुद से लड़ रही होती है। और इस लड़ाई में ओरिजिनल जेस नई वाले जेस से हार जाती है और समुद्र में गिरने से पहले वो सेम बात को दोहराती है यू हैव टू किल देम, इट्स ओनली वे टू गो होम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ओरिजिनल जेस
मास्क पहनकर बाकी लोगों को क्यों मारने लगी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेस प्लान करती है कि वह बाकी लोगों को मार देगी, जैसे लूप स्टार्ट होगा और लूप के स्टार्ट होते ही वह उस नए ग्रुप को इस शिप पर चढ़ने ही नहीं देगी, जिससे कि ये लूप ब्रेक होगा। लेकिन जिस जेस ने मास्क पहन रखा था वो ओरिजिनल जेस से हार जाती है, जिस वजह से ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओरिजिनल जेस समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी हुई है और जब जेस को होश आता है तो वो रियलाइज करती है कि वह समुद्र में डूबने से बच गई है। और अब जेस भागकर अपने घर आती है और वो यहाँ पर आकर देखती है कि उसका नया वर्जन मतलब कि एक दूसरी जेस टॉमी के साथ बहुत बुरा ट्रीट कर रही होती है। और ओरिजिनल जेस अपने बेटे टॉमी के पास जाती है और उसके ये आने से यहाँ पर टॉमी एकदम बुरी तरीके से डर गया था, जिस वजह से उसने कलर की बोतल नीचे गिरा दी थी। और अब ओरिजिनल जेस उस नई जेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डोरबेल बजाती है और अब वह उसके घर में घुसकर नई जेस को मार डालती है। और यहाँ पर टॉमी ये सब देखकर डर जाता है और जेस उसे गले लगाकर शांत करती है। और दोस्तों ये वही सीन होता है जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर जेस अपनी बेटी से बोल रही होती है कि ये सब कुछ एक सपना था। और ओरिजिनल जेस अब यहाँ पर डिसाइड करती है कि अब से वो अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करेगी। और अब ओरिजिनल जेस के हिसाब से उस नई जेस को मार देने से ये लूप खत्म हो गया है, क्योंकि अब वो बोट राइड पर जाएगी ही नहीं। और अब ओरिजिनल जेस उस जेस की बॉडी को पैक करके कार के अंदर डालती है ताकि वो उसकी लाश को डिस्पोज कर सके, और कार में अपनी बेटी टॉमी को भी साथ लेकर जाती है। और जब जेस ड्राइव कर रही होती है तब एक ईगल इनके कार से टकराकर मर जाती है। और जब जेस इस ईगल की बॉडी को फेंकने के लिए जाती है तब वह वहाँ पर बहुत सारे डेड ईगल्स को देख पाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जेस को फिर से समझ में आ जाता है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है और ये सारे इंसिडेंट्स एक बहुत बड़े से लूप का पार्ट होता है। और अब जेस इस कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी के चिल्लाने की वजह से वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से इनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। और यहाँ पर अब इनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में टॉमी की मौत हो जाती है। नई जेस जिसे ओरिजिनल जेस ने मारा था उसकी डेड बॉडी कार से बाहर निकल जाती है और अब ओरिजिनल जेस इस कार एक्सीडेंट में बच जाती है। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ओरिजिनल जेस के पास आकर पूछता है कि आप ठीक हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि ओरिजिनल जेस उस टैक्सी को लेकर ग्रेग के बोट के पास पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से ट्रायंगल बोट पर जाती है ताकि वो लूप एक बार फिर से रीस्टार्ट हो सके। और अब यहाँ पर मूवी में दिखाए गए सारे इवेंट्स एक बार फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि उनका पूरा ग्रुप उस ट्रायंगल बोट पर सवार हो जाता है। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म का अंत हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी इंसान अपनी ही गलतियों के चक्र में फंस जाता है, जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो दोस्तों आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा।